चलिए इसी क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे थे। आपको फंडामेंटल राइट्स बता रहे थे, मौलिक अधिकार, और बताया था कि जो मौलिक अधिकार हैं गारंटीड है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, कि हमारे संविधान में व्यवस्था दी गई है कि एक इंसान को इंसान के तरीके से स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीने के लिए जितने मिनिमम राइट्स होने चाहिए एटलीस्ट उतने मौलिक अधिकार हमारे रखे गए हैं। और बताया था कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। जिसमें सबसे पहला आपको बताया था राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक अलग अलग अनुच्छेद थे जिनकी व्याख्या हम लोग किए थे। फिर दूसरा आपको फंडामेंटल राइट बता रहे थे, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। और इस स्वतंत्रता के अधिकार में आपको बताया था सबसे पहले अनुच्छेद 19, और 19 में आपको बताया था कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, और वो जितने भी फ्रीडम है वो अल्टीमेट नहीं है, उस पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उस पर जिसको कहा जाता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, युक्त युक्त निर्बंधन कि स्वतंत्रताएं वहीं तक सीमित है जहां तक देश की एकता, अखंडता या व्यवस्था को संकट न हो। ठीक। इसके बाद अनुच्छेद आपको बताया था 20, कि 20 में आपको जो स्वतंत्रता दी गई थी वो खुद के खिलाफ साक्ष्य देने की स्वतंत्रता थी। तो इसमें दो भाग थे, आपको बताया था कि आपको अपराधों से दुष्सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है, और अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। जिसमें आपको बताया था कि बाकी कंट्रीज में क्या होता है कि अपराध ऐड करते जाते हैं पनिशमेंट, हमारे यहाँ एडिशन नहीं होता, जो मैक्सिमम होता है वही दिया जाता है, बाकी सारी उनमें इंक्लूडेड मान लिए जाते हैं। ठीक। यहाँ तक हम लोग बात किए। तो फिर 21 आपको बताया था कि 21 सीधे सीधे हमारे जीवन का अधिकार है, लाइफ है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। तो ये सीधे सीधे हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस 21 की व्याख्या सबसे ज़्यादा की गई। बताया था कि इसको हर जगह यूज किया जा सकता है, कि आप कोई भी अधिकार जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ हो, चाहे खाना खाने का अधिकार हो, चाहे सोने का अधिकार हो, चाहे आपके राइट टू प्राइवेसी हो, निजता का अधिकार हो, फोन टैपिंग के विरुद्ध आपको अधिकार दिया जा रहा है कि भाई आप अपनी प्राइवेसी को आप मेंटेन रखें, साफ हवा में सांस लेने का अधिकार, एक शेल्टर पाने का अधिकार, पुलिस के अत्याचारों से बचने का अधिकार। जिसे बताया था कि कस्टोडियल डेथ होती है, कि जो पुलिस अभिरक्षा में पुलिस प्रताड़ित करती है, तो उसके खिलाफ भी कई सारे गाइडलाइंस दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आपको कई सारे संरक्षण दिए जाएंगे। ठीक। और इसी में आपको बताया था कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, कि आप फिजिकली ही फ्री ना हो। फिजिकली फ्री आप पूरी तरीके से तब होंगे जब आप मेंटली फ्री होंगे। तो इसीलिए आपको शिक्षा का अधिकार दिया गया, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A जोड़ा गया। कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया था? 86वें संशोधन 2002 से जोड़ा गया। और इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चे को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी, फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। और इसमें बताया था कि ये भी पूरी गारंटी है कि ये मिलेगी ही बच्चे को। यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे। अब इसके बाद अगला अनुच्छेद हम लोग देख रहे थे, आर्टिकल 22, अनुच्छेद 22। तो जो आर्टिकल 22 है, अनुच्छेद 22 है। अनुच्छेद 22 में आपको बताया था कि क्या था? गिरफ्तारी, निरोध एवं गिरफ्तारी थे, संरक्षण, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट, कि जो ये गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में है कि जिस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया उसको कई सारी सुविधाएं दी जाएंगी। जिसमें कहा गया गिरफ्तारी के लिए पहले उसको कारण बताना पड़ेगा कि हाँ इस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया गया है, उसके लिए वारंट होना चाहिए। और जिसको भी गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी की 24 घंटे के अंदर उसको सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया जाएगा। तो उस 24 घंटे के अंदर जो सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने उसको उपस्थित किया जाएगा, तो उसमें यात्रा का समय क्या किया जाता है? निकाल दिया जाता है, कि आप जो आने जाने का समय उसमें निकाल के लिख लीजिए। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना। पर्सन हैव टू अपीयर बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। गिरफ्तारी की 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको क्या करना पड़ेगा? प्रस्तुत करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि फला व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, इसके ऊपर ये आरोप लगाए गए। तो एक तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट, और उसको अपने पसंद का विधि विशेषज्ञ, जिसको लीगल एक्सपर्ट कहा जाता है, ठीक है, तो अपने पसंद का क्या है? वकील करने का अधिकार होगा। अपने पसंद का वकील करने का अधिकार, सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्योंकि बताया संविधान में भाषा थोड़ी टेढ़ी दी गई है। उसमें है लीगल प्रैक्टिशनर, इसमें है कि आप अपनी पसंद का वकील कर सकते हैं, तो वकील करने का अधिकार होगा। और उसमें जिसको भी गिरफ्तार किया गया है 24 घंटे के अंदर,
उसको क्या करना होगा, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। अब इसमें दूसरी बात ये दी गई है किसी 22 में कि जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन का मतलब कि पहला तो एक्सेप्शन है कि वो जो व्यक्ति है वो शत्रु राष्ट्र का अगर नागरिक हो तो उसको ये 22 प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसके एक्सेप्शन लिख लीजिए। अपवाद, पर्सन हु इज द एनिमी एलियन, व्यक्ति जो शत्रु राष्ट्र का नागरिक है। द पर्सन हु इज बीइंग एनिमी एलियन, ALIEN, एलियन, शत्रु राष्ट्र का नागरिक हो। और दूसरा है व्यक्ति को निवारक निरोधक अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया गया। पर्सन हु इज अरेस्टेड अंडर द प्रिवेंशन एक्ट, व्यक्ति को निवारक निरोधक अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया गया है। यानी उस पर्सन को कैसे अरेस्ट किया गया है, निवारक निरोधक अधिनियम, अरेस्टेड अंडर प्रिवेंशन एक्ट, निवारक निरोधक अधिनियम। तो पहला वाला पॉइंट तो इसमें क्लियर है कि व्यक्ति अगर पाकिस्तान का कोई नागरिक है तो उसके लिए ये सारी व्यवस्थाएं लागू नहीं होंगी, उसको ये संरक्षण नहीं दिया जाएगा। और दूसरा है निवारक निरोधक, प्रिवेंशन एक्ट। अब प्रिवेंशन एक्ट क्या होता है? जो प्रिवेंशन एक्ट होता है, निवारक निरोधक अधिनियम होते हैं, वो नॉर्मल से बहुत कड़े कानून होते हैं, सामान्य से बहुत कठोर कानून होते हैं। वो सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं होते, वो जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल होते हैं, संगठित अपराधी या कोई टेररिस्ट है, उनके लिए होते हैं। क्योंकि सामान्य नागरिक, सामान्य जो कानून होते हैं, उन सामान्य कानूनों से इन बड़े बड़े अपराधियों को या इन आतंकवादियों को पकड़ना और उनको पनिश करना संभव नहीं हो पाता। कि जैसे आर्टिकल 22 का संरक्षण सबको दिया गया है कि भाई गिरफ्तारी की 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाए, उसको वकील दिया जाए, गिरफ्तार करने से पहले कारण बताना होगा, उसके पास पर्याप्त सबूत हो, गवाह हो, तब तो गिरफ्तार किया जाएगा या मजिस्ट्रेट जेल भेजेगा उसको। अब पता चला कि दाऊद इब्राहिम है। अब दाऊद इब्राहिम को अगर क्राइम करना हो तो उसको भारत आने की जरूरत नहीं। दाऊद इब्राहिम के खिलाफ जितने भी आरोप भारत में केस चल रहे हैं, जितने मुकदमे चल रहे हैं, किसी क्राइम के समय वो भारत में था ही नहीं। उसके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत कौन करेगा, कौन साहस करेगा उसके खिलाफ गवाही देने की? कोई सीधा सीधा सबूत नहीं उसके खिलाफ। या अगर कोई मान लिया आतंकवादी दिख गया, अब आतंकवादी को अरेस्ट करना है, उसके लिए पता चला वारंट निकलवाने गए तो कहाँ से कहाँ चला जाएगा, फिर कहाँ से पकड़ेंगे उसको? उसका तो कोई पुराना इतिहास है नहीं, उसके खिलाफ तो कोई गवाही भी नहीं। तो फिर तो ऐसे जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल यानी संगठित अपराधी, जिनका काम ही अपराध करना है व्यवस्थित ढंग से, पूरी गैंग है, या फिर जो आतंकवादी होते हैं, उनके लिए बनाए जाते हैं प्रिवेंशन एक्ट। प्रिवेंशन एक्ट क्या होते हैं? नॉर्मल से बहुत कड़े कानून होते हैं। नॉर्मल से बहुत कड़े कानून का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि अभी 2015 में एक फांसी हुई थी, याकूब मेनन को फांसी दी गई। अब जो 2015 में याकूब मेनन को फांसी दी गई, तो उसके ऊपर क्या आरोप था, उसको क्यों फांसी दी गई थी? 1993 में मुंबई में ब्लास्ट हुआ था। बम्बई ब्लास्ट में बहुत सारे लोग मारे गए थे। वही राम मंदिर के बाद फिर दंगे हुए, दंगे के बाद टाइगर मेनन का घर जला दिया गया, तो उसने बदला लेने के लिए फिर बम ब्लास्ट करा दिया। बहुत सारे जगह जगह बम सेट किया गया था, ब्लास्ट हुआ। तो उस बम ब्लास्ट का जो मेन एक्यूज था, मुख्य आरोपी था टाइगर मेनन। तो टाइगर मेनन जो था, वो बम की पूरी प्लानिंग बना के बम वम सेट करके वो चला गया। तो उसके जाने के लिए उसने टिकट विकट की व्यवस्था की थी, रिजर्वेशन कराया था और ठहरने के लिए होटल का इंतजाम किया याकूब मेनन ने। ठीक, यानी मुख्य आरोपी कौन था? टाइगर मेनन। इसने केवल उसके जाने के लिए यानी भागने में मदद की और ठहरने का इंतजाम किया, बस इतना क्राइम था। नॉर्मल कानूनों से पहली बात तो जनरली किसी को मृत्युदंड नहीं दिया जाता, बहुत ही अरेस्ट केस होता है तब सजाए मौत होती है। और उसमें भी जो मेन एक्यूज होता है, जो मुख्य आरोपी होता है, उसको मृत्युदंड दिया जाता है। उसी को देते हैं। जिसने अपराध करने में कोई सहायता की तो उसको थोड़ा बहुत सजा देके छोड़ देते हैं। लेकिन याकूब मेनन को अरेस्ट किया गया था टाडा कानून से। अब टाडा एक तरीके का प्रिवेंशन एक्ट है। कैसा एक्ट है? प्रिवेंशन एक्ट है। उस टाडा में है कि अगर किसी ने किसी आरोप में किसी भी प्रकार से कहीं से भी सहभागिता दिखाई तो वो मुख्य आरोपी के बराबर का आरोपी माना जाएगा और उसको मुख्य आरोपी के बराबर वाली सजा दी जाएगी। किस एक्ट से? टाडा एक्ट से। तो
टाडा है, पोटा है, एनएसए है, रासुका वगैरह आप सुनते होंगे। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब प्रिवेंशन एक्ट होते हैं। मकोका है, कोफेपोसा है, कई सारे हैं, मीसा है, कई सारे एक्ट। तो ये नॉर्मल से बहुत कड़े कानून होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि संजय दत्त को 6 साल की सजा हुई। संजय दत्त को जो 6 साल की सजा है उसके ऊपर क्या आरोप था? संजय दत्त के पड़ोसियों ने शिकायत की कि उसने अपने घर में AK-56 से फायरिंग की है। शिकायत हुई, गोलियां चलने की आवाज़ सुनी गई, तो उसके पड़ोसियों ने शिकायत कर दी पुलिस में। पुलिस जब तक पहुंचती वहां पर छापा मारती, तब तक संजय दत्त ने राइफल हटवा दिया था। कोई कहता है गलवा दिया, कोई कहता है वापस करते, जो भी हो राइफल उसके घर से बरामद नहीं। ठीक। अब उसको पकड़ा गया, टाडा एक्ट में उसका चालान किया गया। किस एक्ट से? टाडा से। अब उसको पकड़ के 6 साल की सजा हुई, जबकि हथियार बरामद नहीं हुआ। नॉर्मल जो आर्म्स एक्ट होता है, आयुध अधिनियम जिसको हम बोलते हैं, जिसमें अक्सर आप जानते हैं ना, कोई छीने थे, कोई हथियार बोलते हैं ना, कट्टा बरामद हुआ, हथियार बरामद हुए, तो आर्म्स एक्ट में निरुद्ध कर दिया जाता है। तो नॉर्मल जो आर्म्स एक्ट होता है, तो आर्म्स एक्ट में तभी किसी को अरेस्ट किया जाता है जब उसके पास से हथियार बरामद हो, तभी आर्म्स एक्ट में केस बनेगा। अगर हथियार नहीं मिला तो आर्म्स एक्ट का कोई मुकदमा नहीं बनता। संजय दत्त के पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुए थे, तो नॉर्मल अगर एक्ट से उसको अरेस्ट किया जाता तो उसके खिलाफ कोई केस ही नहीं था, कुछ नहीं था उसके पास। बस उसको निरुद्ध किया गया किसमें? टाडा में। और टाडा एक्ट में है कि अगर शिकायत भी चली गई तो 6 साल की सजा हो। अब सोचिए, उसके पिताजी उस समय मंत्री थे, पूरा प्रधानमंत्री तक लोगों ने जुगाड़ लगाया, शिवसेना वाले जो थे, बाला ठाकरे, महाराष्ट्र के सीएम, बड़े बड़े वकील लगे, राम जेठमलानी तक, पूरी कोशिश हो गई, लेकिन 6 साल की सजा तो हुई ही। सोचिए, हथियार मिल जाता तो क्या करते थे? तो हथियार नहीं मिला, तब 6 साल के लिए वो जेल गया। हथियार मिल जाता तो फांसी चढ़ा देते उसको, क्योंकि उसको निरुद्ध किसमें किया गया? टाडा में। जैसे हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं ना, रोलेक्ट एक्ट, नो वकील नो अपील नो दलील, कि बस सीधे पकड़ा तो फिर गए अंदर, न कोई सुनवाई होगी, न कोई वकील आपको प्रैक्टिशनर मिलेगा, ना आप कहीं अपील कर सकते हैं, ना आप कोई दलील दे सकते हैं। तो समझे? तो इन्हीं एक्ट्स को, जो सामान्य से कड़े कानून होते हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है? निवारक निरोधक अधिनियम, प्रिवेंशन एक्ट, जो किस आर्टिकल में बनाए जाते हैं? 22 में। समझ गए? तो ये प्रोटेक्शन दे देते, ये किस, लेकिन ये किसके लिए है? ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल होते हैं या आतंकवादियों के लिए होते हैं, तो ये बनाए उनके गए। लेकिन हमारे यहाँ आपको बताया था कि चीज़ों का यूज से ज़्यादा मिसयूज होता है। तो बहन जी की सरकार बनेगी तो राजा भैया को पोटा लगाएंगे, राजा भैया की सरकार बनेगी तो बहन जी पे लगाएंगे, तो मिसयूज बहुत ज़्यादा होता था। तो इसलिए ज़्यादातर प्रिवेंशन एक्ट अब समाप्त कर दिए हैं। टाडा भी खत्म हो चुका है, पोडा भी खत्म हो चुका है। अभी एनएसए वगैरह चल रहा है, रासुका जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये अभी भी है, काम करता है ये। लेकिन उसका भी आप देखेंगे यूज से ज़्यादा मिसयूज होता है, कि सरकार के खिलाफ किसी ने कुछ बोला तो सरकार ने क्या लगा दिया? रासुका लगा दिया, एनएसए लगा के अंदर कर दिया। जैसे 2017 में गोरखपुर का एक डॉक्टर था, उसने कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर शिकायत हुई, तब उसने सरकार के खिलाफ बोल दिया, सरकार ने रासुका में अंदर कर दिया, 3 साल के लिए गया। फिर पता चला कि कोई क्राइम नहीं था, छोड़ दिया। 3 साल तो गया उसका बिना किसी मुरव्वत के, कि आप अपील ही नहीं कर सकते, छूटना तो बात की बात है, कोई सुनेगा ही नहीं। अगर रासुका में धरे गए तो साल 2 साल तो सुनवाई ही नहीं हुई। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादातर जितने भी प्रिवेंशन एक्ट थे, वो सब अब क्या कर दिए गए हैं? समाप्त कर दिए हैं। अभी जैसे टाटा पोटा टाइप के कानून है, तो इसमें जो केस रजिस्टर हुए वही चल रहे हैं, अब नए केस इसमें नहीं आएंगे। जो पुराने चल रहे हैं वही सब चलेंगे, नए वाले अब इसमें नहीं आएंगे। अभी एनएसए वगैरह चलता है, समझ गए? तो इसी को क्या बोलते हैं? प्रिवेंशन एक्ट। तो ये प्रिवेंशन एक्ट अलग अलग समय पर अलग अलग घटनाओं के बाद बनाए गए। जैसे आपको बताते हैं हम लोग इतिहास में, कि जब पंजाब में क्रांतिकारी घटनाएं बहुत बढ़ी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी 1917 में, और उसी कमेटी की सिफारिशों पर 1919 में रोलेट एक्ट पास कर दिया गया, जो नो वकील नो अपील नो दलील, जो जलियांवाला बाग उसी के चक्कर में हो गया। तो सोचिए, जैसे कानून ब्रिटिश सरकार हम लोगों के लिए बनाती थी, वैसे कानून हमारे भारत की सरकार भी हम लोगों के लिए बनाती है। कायदे से सब समाज में, सभ्य समाज में इस तरीके के कड़े कानून नहीं होने चाहिए, कायदे से तो नहीं होने चाहिए। अगर है भी तो उसका इस्तेमाल कैसा होना चाहिए? सही तरीके से होना चाहिए। लेकिन वही है कि यूज से ज़्यादा मिसयूज होता है, कि अपने राजनीतिक विरोधों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। तो इसलिए ज़्यादातर खत्म हो चुके हैं, कुछ अभी भी हैं। ठीक, जैसे कुछ प्रिवेंशन एक्ट चाहे तो आप लिख सकते हैं। जैसे लिखिए मीसा,
MISA, मीसा, MISA, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा। ये 1971 में बनाया गया था। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट कब बनाया गया? 1971 में बना था, 1971 में। तो उस समय क्या था कि भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, तो भारत पाकिस्तान युद्ध के समय देश में आंतरिक अशांति थी, सरकार के खिलाफ भी काफ़ी विद्रोह की भावना थी, तो इसलिए उसको क्या किया गया, बात पहले तो बनाया गया। अब इसी मीसा का इस्तेमाल सरकार ने इमरजेंसी के दौर में खूब जम के किया, गलत तरीके से इस्तेमाल किया। तो बाद में 1978 में इसको लिख लिया, 1978 में इसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया। मीसा जो था 71 बना और 78 में क्या हो गया, समाप्त हो गया। 1978 वॉज एबॉलिश्ड, इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक, इसके अलावा लिख लीजिए टाडा, टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव, डिस्प्यूट नहीं है, डिसरप्टिव है। टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज, डिस DISR, डिसरप्टिव, RUPTIVE, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, टाडा जिसको बोलते हैं। तो टाडा कब बना था? 1985 में। तो 1985 में एक्चुअली 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। तो जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो फिर उस परिस्थितियों में पंजाब में आतंकवाद बहुत बढ़ा हुआ था, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने क्या बनाया, टाडा बनाया। लेकिन बाद में 1995 में इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। देखिए 1985 में बना था ये, लेकिन 1995 में इसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक, इसके अलावा लिख सकते हैं पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा। तो जो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा था, इसको बनाया गया था कि जब 2002 में आपने सुना होगा, सॉरी 2001 में संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था, संसद भवन पर जो आतंकवादी हमला हुआ था, तो उसी आतंकवादी हमले के बाद फिर इस कानून को बनाया गया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा। लेकिन वही था कि इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा हुआ, तो इसको 2004-05 में क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। तो पोटा को भी अब क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया। तो ये जो तीनों प्रिवेंशन एक्ट है, कौन सा, मीसा, टाडा, पोटा, ये सब अब क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग परिस्थितियों में बनाया गया था। मीसा किस लिए बनाया गया था, पाकिस्तान युद्ध के समय, टाडा इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, और पोटा किसके बाद बनाया गया था, संसद में जब हमला हुआ था उसके बाद पोटा बनाया गया था। अब सोचिए बहन जी की सरकार थी, राजा भैया को पोटा लगा दिया गया, इस तरीके की हरकतें होने लगी थी। तो फिर ये राजनीतिक इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा था। ठीक, तो इसलिए इसको क्या किया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो एक बना 2002 में, एक बना 85 में, एक बना था 71 में, हो गया। और भी कई सारे प्रिवेंशन एक्ट हैं, एक दो अभी भी चल रहे हैं। इतना हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? हो गया, चलिए। NSA लिख लीजिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, NSA, जिसको हिंदी में रासुका बोलते हैं ना, शॉर्टकट में। अखबारों में छपता है ना कि अजय राय के ऊपर रासुका लगा के अंदर कर दिया गया, तो साल भर के लिए गए बेचारे अंदर। या गोरखपुर का डॉक्टर था कफील खान, उसके ऊपर भी क्या लगा, रासुका, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो जो रासुका है ये अभी भी चल रहा है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, NSA। NSA 1980 का है, 1980।
एनएसए कब का है? 1980। इसके अलावा एक कोफे पेशा है, लिख लीजिए, कोफे पोसा। COFEPOSA। कोफे पोसा। कोफे पोसा के बारे में लिख लीजिए, विदेशी मुद्रा संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974, विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारक अधिनियम, तस्करी निवारक अधिनियम 1974, 1974। समझ गए? तो इन सबको क्या कहा जाता है? प्रिवेंशन एक्ट कहा जाता है। कोफे पोसा ये किस लिए है? स्मगलिंग के लिए है, कि जो स्मगलर्स पहले होते थे ना, आते थे विदेशों से, बिना वो चुरा के सामान लेके आते थे, तो स्मगलिंग के लिए, विदेशी मुद्रा के लिए ये सब एक्ट बनाए गए थे। तो ये सब आपको बताया कि प्रिवेंशन एक्ट, फिर से आपको बता दें कि ये कैसे कानून है, सामान्य से बहुत कड़े कानून है, ठीक है। और इनको किसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है? ये कायदे से बनाए गए हैं किसके लिए? आतंकवादियों के लिए, या फिर जो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल, जिनको बोलता है ज़्यादा संगठित अपराधी, दाऊद इब्राहिम टाइप के, ये उनको गिरफ्त में लाने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि उनके खिलाफ ना कोई सीधा सीधा सबूत बनता है, ना गवाह बनता है। कहीं से कोई भी मैसेज भी डिकोड हो गया, अब दाऊद इब्राहिम को यहाँ क्राइम करना आना थोड़े, वो किसी को बस मैसेज भेज देगा दूसरी भाषा में, अब मैसेज भी डिकोड हो गया, उतना काफ़ी है, उतना उसको आरोपी बनाने के लिए काफ़ी है। दाऊद इब्राहिम को भारत लाने में ही समस्या है कि उसका ये कहना है कि भाई, आप जो हमारे खिलाफ जितने भी चार्जेस लगे, हम इंडिया आ सकते हैं, बस चार्जेस आप टाटा वाले हटा दीजिए, आप नॉर्मल कानूनों से आप चलाइए तो हम ठीक है, लेकिन नॉर्मल कानून से चलेगा तो फिर वो बच जाएगा, फांसी नहीं हो पाएगी। फांसी किससे होगी? टाटा टाइप के कानूनों से होगी, ठीक। तो अब ये कानून हालांकि समाप्त हो चुके हैं, लेकिन जो केस रजिस्टर्ड हैं वो तो चलते रहेंगे, वो जब तक समाप्त नहीं होंगे तब तक सारी चीज़ें समाप्त नहीं होंगी। हाँ, नए सिरे से किसी के ऊपर इस एक्ट से अब काम नहीं किया जाएगा। समझ गए? तो ये जितने भी प्रिवेंशन एक्ट, निवारक निरोधक अधिनियम किस अनुच्छेद से बनाए जाते हैं? 23 से, 23 से। जैसे बताया ना कि सबके, आपको बताया कि 16 में आपको बताया था कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन जाति के आधार पर क्या देते हैं? आरक्षण देते हैं। 16 4 जोड़ा गया, या 15 के साथ 3 जोड़ा गया कि भाई पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। तो उसी तरीके से 22 के साथ प्रिवेंशन एक्ट को भी जोड़ दिया गया। समझ गया? चलिए, तो ये जो 19 से लेके 22 तक हम लोग देख रहे थे, 19 20 21 22, यही हमारा दूसरा मौलिक अधिकार था। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। ये फ्रीडम है, स्वतंत्रता है आपकी, कि भाई आपको ऐसे नहीं गिरफ्तार किया जाएगा। चलिए, अब तीसरा मौलिक अधिकार लिख लीजिए, थर्ड फंडामेंटल राइट, शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार कौन से नंबर का मौलिक अधिकार है? तीसरा। अब यानी कि आपका कोई शोषण नहीं करेगा, उसके खिलाफ आप रक्षा अपनी कर सकते हैं, और ये आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। अब इसमें सबसे पहले आर्टिकल 23, अनुच्छेद 23, आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23। तो पहले आर्टिकल 23 लिख लीजिए, अनुच्छेद 23। तो जो 23 कहा गया पहले लिख लीजिए, 23 को ध्यान से लिखे। 23
तो 23 में क्या कहा गया? तो इस 23 में आप ध्यान से देखेंगे, पूरा पढ़ेंगे इसको, तो इसमें 3 बातें कही गई हैं। पहली बात तो है कि मानव का दुर्व्यापार, मानव का दुर्व्यापार यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, मानव का दुर्व्यापार कि स्पेशली महिलाओं और बच्चों के केस में, कि लड़कियों को बेचते थे या बच्चों को उठा के बेच देते थे, तो उसको प्रतिबंधित किया गया है। और इसी मानव के दुर्व्यापार में जो मानव अंगों की तस्करी है, ये किडनी निकाल के बेच देते थे, तो ये सबको रोका गया है, इसको प्रतिबंधित किया गया। फिर इसमें दूसरी चीज है बलात् श्रम, फोर्स लेबर। फोर्स लेबर का मतलब है कि आपको आपकी इच्छा के खिलाफ काम नहीं कराया जा सकता। आपको जो काम करने की इच्छा होगी वही आप काम करेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं कहेगा कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, ठीक। और तीसरा है बेगार। बेगार लिखा है उसमें, बेगार आप देखेंगे आर्टिकल 23 में तो लिखा होगा बेगार। बेगार का मतलब होता है कि आप अगर काम कर रहे हैं तो काम के बदले में आप वेतन पाएंगे, और काम के बदले में वेतन पाने का अधिकार आपका क्या होगा? मौलिक अधिकार होगा, ठीक। तो काम के बदले में वेतन पाने का अधिकार आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। कोई ये नहीं कहेगा कि आपसे काम कराए उसके बदले में आपको वेतन न दे। तो इन तीनों चीजों के बारे में व्यवस्था किस आर्टिकल में की गई है? 23 में की गई। समझ गए? अब इसमें जैसे कहा गया है कि जैसे बलात् श्रम है, फोर्स लेबर है, तो फोर्स लेबर में कि भाई आपको आपकी इच्छा के खिलाफ काम नहीं कराया जा सकता, लेकिन इस पर को भी कुछ लिमिटेशन है कि जो अनिवार्य सेवाएं हैं, अनिवार्य सेवाएं का मतलब कि जैसे इलेक्शन आ रहा है, चुनाव आ रहा है, तो कि चुनाव के समय क्या होता है कि सरकार जबरदस्ती जो सरकारी नौकरी वाले हैं उनको धर पकड़ के क्या करती है? चुनाव ड्यूटी में लगाती है कि भाई चुनाव की ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी। सीधे धमकी दी जाती है कि अगर आप इलेक्शन ड्यूटी नहीं करेंगे तो आपको क्या किया जाएगा? टर्मिनेट कर दिया जाएगा। एक दो को कर भी देते हैं। जनरली आप देखेंगे कि जो सरकारी नौकरी वाले हैं, कोई भी चुनावी ड्यूटी करना नहीं चाहता, सब भागते हैं भाई चुनावी ड्यूटी न लगे, क्योंकि बहुत दूर दूर तक भेजते हैं, कहाँ कहाँ भेजेंगे, बड़ी कंडीशन खराब रहती है, नहीं करना चाहते। इसके बावजूद जबरदस्ती कराया जाता है, तो क्या वो 23 का वायलेशन नहीं होगा? इसमें ही व्यवस्था दी गई है। 23 आप 23(2) को ध्यान से पढ़िए। तो 23(2) में बिल्कुल ध्यान से लिखा हुआ है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। समझ गए? यानी जो स्टेट को आप रोक नहीं सकते। अनिवार्य सेवा का मतलब यही हुआ कि जैसे इलेक्शन हुआ, कोई कम्युनिकेशन है, संचार का व्यक्ति है, पता चले उसको टीवी टावर पे काम कर रहा है, टावर खराब हो गया, बोलेगा हम नहीं चढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे, जान चली जाएगी, जान जाने का खतरा, उनसे देखिए जिंदा रहने का अधिकार। वही जिंदा रहने का अधिकार मांगेगा तो फिर टीवी टावर कौन ठीक करेगा? दिक्कत होगी कि नहीं होगी? या ट्रेन का ड्राइवर बोले कि हम जा रहे हैं हड़ताल पर, नहीं चलाएंगे ट्रेन, ट्रेन रोक दी, पायलट बैठ गया कि नहीं चढ़ो, उड़ाएंगे हवाई जहाज, और बताइए। तो जो कुछ जरूरी सेवाएं हैं तो उस पर तो प्रतिबंध लगाएगी सरकार, और उसको करने के लिए बाध्य करेगी। जिस जरूरी सेवाओं में एक तो आता है इलेक्शन ड्यूटी, निर्वाचन की ड्यूटी, या कम्युनिकेशन है, संचार है, या कोई ऐसी जो बहुत जरूरी है जिनके बिना जीवन रुक जाए, तो उन चीज़ों के लिए क्या कर सकती है? राज्य अनिवार्य सेवा अधिरोपित करेगी। लिखा हुआ है nothing in this article shall prevent the state from imposing compulsory service to public purpose, and in imposing such services in state shall not take any discrimination of grounds of only of religion, race, caste, class or any of them। यानी इस अधिरोपण में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिख लीजिए, यह अनुच्छेद राज्य को दिस आर्टिकल शैल नॉट प्रिवेंट द स्टेट, यह अनुच्छेद राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए, दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट, शैल नॉट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस, फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पजेस, फॉर पब्लिक पर्पजेस। राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी, मतलब उसको रोकेगी नहीं।
को अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी, मतलब रोकेगी नहीं राज्य को। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे इलेक्शन ड्यूटी, जैसे निर्वाचन ड्यूटी। ठीक है, कि इलेक्शन ड्यूटी में राज्य क्या करती है, दुरुपयोग करती है, जबरदस्ती करती है कि आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कंपलसरी चीजें हैं, जरूरी चीजें हैं, तो उससे आपको वंचित नहीं किया जा सकता कि भाई आप पुलिस में सेलेक्ट हो गए, आपका मन कर रहा है आईएएस बनेगा, तो ऐसे नहीं आपको घर से पकड़ के ले आएंगे, आपकी इच्छा होगी करेगी, आपकी इच्छा होगी नहीं करेंगे। समझ गए? तो ये चीजें आपकी इच्छा पर, कि आप एसएससी में सेलेक्ट हो गए, आपको मन कर रहा है पीसीएस बनने का, बनिए, कोई आपको बात नहीं करेगा। आप टीचर हैं, आपको मन कर रहा है आईएएस बनने का, बनिए, कोई पकड़ के लेके नहीं जाएगा। तो नॉर्मल चीज़ों में तो आपको स्वतंत्रता पूरी दे दी गई है कि आपकी इच्छा हो करेंगे, नहीं इच्छा हो नहीं करेंगे। लेकिन जो जरूरी चीज़ें हैं, इलेक्शन है, कम्युनिकेशन है, तो उसके लिए राज्य आपको बाध्य कर सकती है। ये अनुच्छेद 23 वहाँ पर राज्य को नहीं रोकेगा। ठीक, बाकी चीज़ें हैं कि काम कर रहे हैं तो वेतन पाने का अधिकार आपका अधिकार है ही। और इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो मानव का दुर्व्यापार लिखा हुआ है ना, तो दुर्व्यापार का मतलब खराब नीयत से, स्पेशली लिख लीजिए किसमें, स्पेशली इन केस ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन, विशेष तौर पर महिलाओं और बच्चों के केस में जो मानव का दुर्व्यापार है, लिखे विशेष तौर पर महिलाओं और बच्चों के केस में, स्पेशली इन केस ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन। और इसी में मानव अंगों की तस्करी, तो ये सब किससे प्रिवेंट किया जाता है, आर्टिकल 23 से इन सब चीज़ों की रक्षा की जाती है। इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, प्रिवेंट करके चलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाइए 24। तो 24 आप पढ़ेंगे तो 24 क्या कह रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज ईटीसी, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। कि इसमें कहा गया है कि बच्चों को कारखानों इत्यादि में काम पर नहीं लगाया जा सकता। और इसमें जो बालक माना गया है, तो बालक, बच्चा नहीं लिखा गया, इसमें बालक कहा गया, तो बालक का मतलब बिलो 14 ईयर्स, लिख लीजिए ब्रैकेट में, बिलो 14 ईयर्स, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को। ठीक, अब इस आर्टिकल को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। लिख लीजिए, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को, नो चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी कारखाने या खान में, नो चाइल्ड below the age of 14 years shall be employed to any work in any factory or mine, किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, यानी काम पर नहीं लगाया जाएगा, एनी फैक्ट्री और माइन, और engaged in any other hazardous employment, या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। एनी अदर हेजार्डस एम्प्लॉयमेंट, किसी परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, ये किस आर्टिकल में कहा गया है, 24 में। ठीक, तो ये बच्चों के लिए है कि जो बच्चों को खतरनाक जगहों पर काम करने से रोका जा रहा है, या संकटमय परिस्थितियों में काम करने से उनको बचाया जा रहा है, बच्चों के लिए। अब इसमें भी कई बार आप देखते हैं कि टीवी सीरियल में बच्चे काम करते हैं, फिल्मों में बच्चे काम करते हैं, स्टेज शो आता है ना, लाइव शो, जो सारेगामापा, लिटिल चैम्प, या जो डांसिंग कंपटीशन होता है, तो यहाँ भी कम साल के बच्चे काम करते हैं, या फिल्मों में काम करते हैं, या टेलीविजन एडवर्टीजमेंट में काम करते हैं। तो वो जो बच्चे फिल्मों में या टीवी सीरियल्स में काम करते हैं, तो क्या वो अनुच्छेद 24 का वायलेशन है या नहीं है? देखिए, इसमें जब टीवी फिल्मों वगैरह की शुरुआत हुई थी, तो इसमें एक बार केस भी हुआ था। तो इसमें
ये कहा गया कि जैसे इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि कारखानों आदि में, फैक्ट्रीज, तो कारखानों आदि का मतलब है कि वो चीजें जो बच्चों के मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए ठीक ना हो, या हैजार्डस चीजें जो बच्चों के लिए खतरनाक हो। ऐसी जगह हैं जो बच्चों के मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे हो सकते हैं, उनके विकास में आर्थिक रूप से बहुत सहायता कर सकते हैं, तो वहां पर वो काम कर सकते हैं। जैसे फिल्मों में क्या होता है कि अच्छा पैसा मिलता है बच्चों को, या स्टेज शो में डांस या गाने का कंपटीशन होता है, उसमें अच्छा उनको एक्सपोजर मिलता है, बहुत अच्छा पैसा मिलता है, फायदा भी होता है, उनका टैलेंट भी निखर के आता है। तो यहाँ पर जो कारखाने आदि लिखा हुआ है, इसी का मतलब ही क्या है, जो हेजार्डस चीजें, ऐसी जगह है जो बच्चों के मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए ठीक ना हो। जैसे वो ने ढाबों पर काम करते हैं, चाय पिलाते हैं बच्चे, या साफ सफाई का काम कर रहे हैं, या साड़ी के कारखानों में बुनाई का काम कर रहे हैं, खान खोदने के काम में लगा रहे हैं, वो चीज़ें बच्चों के लिए क्या है, ठीक नहीं है, बच्चों के मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए क्या है, खराब है। तो वहां पर रोका गया है। लेकिन ऐसी जगह है जो बच्चों के मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए ठीक हो, वहां पर उनको नहीं रोका जा सकता। समझ गए? तो ये दोनों अनुच्छेद, इसमें दो ही है केवल, 23 और 24। ठीक है, यही हमारा क्या है, तीसरा मौलिक अधिकार कौन सा, शोषण के विरुद्ध है रक्षा का अधिकार। ठीक, चलिए इसके बाद चौथा मौलिक अधिकार आ जाइए, फोर्थ। बताया था 22 तक ही बड़े बड़े हैं, इसके बाद सब छोटे छोटे आ जाते हैं। चौथा मौलिक अधिकार कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद, कौन सा मौलिक अधिकार है, कौन से नंबर का है ये? कितने हो चुके, 3 हो चुके, ये चौथा है। तो इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे पहला है अनुच्छेद 25, 25। 25 पढ़े, 25 में क्या कहा गया? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने और प्रचार करने का अधिकार, द राइट टू कंसाइंस एंड टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन एज अ, हो गया 25। तो इस 25 का मतलब हुआ कि अंतःकरण की आवाज पर, यानी आपकी जो आत्मा की आवाज है, जो आपकी आत्मा कह रही है, तो आप किसी भी धर्म को मानने के लिए, धार्मिक मान्यताओं को मानने के लिए आप क्या है, स्वतंत्र हैं। जब भी अनुच्छेद 25 को जोड़ा जा रहा था तो कई सारे लोगों ने, संविधान सभा के सदस्यों ने इसका विरोध भी किया। संविधान सभा में राजकुमारी अमृत कौर ने इसका विरोध किया था कि ये गलत है, क्योंकि अगर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं और उसको मौलिक अधिकार बनाते हैं, फंडामेंटल राइट्स बनाते हैं, तो हमारे धर्म में अच्छाई है, बुराइयां भी बहुत ज्यादा है। तो इस धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार के चक्कर में वो जो बुरी परंपराएं हैं वो भी क्या होंगी, फलेंगी फूलेंगी, खराब परंपराएं भी क्या होंगी, चलेंगी, क्योंकि वो हमारी क्या है, धार्मिक मान्यता है कि भाई सती प्रथा धार्मिक मान्यता है। लेकिन वो खराब चीज है तो उसको क्या करेंगे, चलाएंगे आप? नहीं चलाएंगे। उड़ीसा की खोंड जनजाति में नर बलि की प्रथा है, इंसान की बलि दे देते हैं, बलि देना उनकी परंपरा है, क्या उसको आप सही मानेंगे? नहीं मानेंगे। वो बोले हमारी परंपरा, अरे परंपरा गलत है तो नहीं मानेंगे। 3 तलाक है, हलाला है, ये सब क्या है, ये सब धार्मिक परंपराएं हैं। तो उन्होंने इसी बात का विरोध किया था कि इसको, धार्मिक स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार न बनाया जाए, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो गलत परंपराएं हैं वो मजबूत हो जाएंगी, और इस धर्म के स्वतंत्रता की आड़ में गलत परंपराओं को लोग क्या करेंगे, संरक्षित करेंगे। हालांकि फिर इसके तर्क दिए गए कि नहीं, उसके लिए फिर कानून बनेंगे अलग अलग, कि भाई जो धर्म है उसको, जो बुरी चीजें हैं उसको कानून बना के क्या है, रोका जाएगा। जैसे सती प्रथा के खिलाफ, या जो भी धार्मिक मान्यताएं हैं उसको धीरे धीरे करके क्या किया जाएगा, जो कुरीतियां हैं धर्म को लेके उसको क्या किया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन इसको मौलिक अधिकार बना दिया जाए, तो बना दिया गया। उनके विरोध के बावजूद कई लोगों ने इसका विरोध किया था कि धर्म को मौलिक अधिकार नहीं बनाने चाहिए, लेकिन कहा गया कि नहीं, भारत एक धार्मिक देश है तो लोग धर्म को मानेंगे मानेंगे, इसलिए बना दिया गया।
अब इसमें भी कि जैसे है कि अंतःकरण लिखा हुआ है, कि मतलब आपके जो अंतरात्मा की आवाज़ है जो आपको लगता है। अब मान लीजिए कि आपको लगता है कि हिंदू धर्म बहुत बेकार है, बहुत त्यौहार पड़ते हैं, त्यौहार मनाते मनाते फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लोग, बोले यार कोई और धर्म स्वीकार कर ले, ईसाई धर्म स्वीकार कर ले, साल भर में एक दो त्यौहार आएगा, बड़े सुकून से जिंदगी जिएंगे। तो आप अपना धर्म बदलना चाहते हैं, मान लीजिए धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं या धर्मांतरण करना चाहते हैं, तो क्या धर्मांतरण का अधिकार आपका मौलिक अधिकार होगा? अगर सवाल पूछा जाए, धर्मांतरण एक शब्द आप सुनते होंगे, तो क्या धर्मांतरण का अधिकार आपका मौलिक अधिकार हो सकता है? देखिए, संविधान में कहीं भी धर्मांतरण की कोई बात नहीं कही गई है, धर्मांतरण के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। ये इसी 25 की ही व्याख्या की जाती है कि अगर अंतरात्मा की आवाज़ पर लगता है कि आपको ये नहीं कोई और धर्म पसंद है, तो आप स्वीकार कर सकते हैं और ये आपका मौलिक अधिकार होगा। यानी धर्म बदलने का अधिकार भी आपका क्या हो सकता है? फंडामेंटल राइट हो सकता है, लेकिन आप जो धर्म बदले वो अपने अंतरात्मा की आवाज़ से, अपनी इच्छा से बदले, किसी दबाव में, यानी कोई प्रेशर बना के आपको कहे कि नहीं आप धर्म बदल लो, या कोई कपट से, यानी धोखा दे के, धोखे से आपको पता चला संडे को चर्च में बुलाए और आपको होली वाटर पिला के बोला अब तुम ईसाई हो गए, वो नहीं होगा। या फिर किसी लालच से कि आपको पैसा दे रहा है और आप इस धर्म को स्वीकार कर लीजिए, ये अगर तीनों कहा गया तो वो फिर असंवैधानिक हो जाएगा मामला। ठीक, तो धर्म बदलने का अधिकार आपका क्या है? मौलिक अधिकार। लेकिन अगर वो आप अपनी इच्छा से करते हैं तब, अगर किसी लालच में, किसी दबाव में या कोई धोखे से, कपटपूर्ण कार्यों से आपका धर्म बदलता है, तो वो आपका मौलिक अधिकार नहीं होगा। तो उसी के खिलाफ कानून बनते हैं। आपने सुना होगा कई राज्यों ने धर्मांतरण के खिलाफ क्या बनाया है? कानून बनाए हैं। तो जो धर्मांतरण के खिलाफ राज्यों में कानून बनाए गए हैं, तो वो इसीलिए, तो ऐसा नहीं कि जैसे यूपी में धर्मांतरण के खिलाफ कानून बन गया तो यूपी में आप धर्म नहीं बदल सकते, बदल सकते हैं, बस उन तीनों ग्राउंड्स पर आप नहीं बदलेंगे। समझ गए कि आपको जबरदस्ती बना दे, कपटपूर्ण बना दिया जाए। क्लियर? तो ये धर्म परिवर्तन भी किस अनुच्छेद में आ जाता है? 25 में आता है, आपके 25 में आता है। ठीक, अब जैसे 25 आपको विस्तार से पढ़ के बताते हैं कि लिखा हुआ है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, सारी चीजें, कि जैसे जैनियों में एक परंपरा है संथारा की, वो लास्ट टाइम पर अन्न जल का त्याग कर देंगे, भूखे रह के तड़प तड़प के मरेंगे, तो ये हेल्थ के खिलाफ। तो कायदे से तो इसको रोकने के लिए चाहिए, लेकिन अब धार्मिक परंपरा के नाम पर लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अनुबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। दूसरा दिया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो राज्य को धार्मिक आचरण संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या लौकिक क्रियाकलाप के विनियमन से निर्बंधित करती है। समाज कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों को खोलने के लिए उपबंध करती है। इसमें कई सारे जस्टिफिकेशन दिए गए हैं कि जैसे कुछ धार्मिक परंपराएं हैं, जैसे सिख लोग चाकू लेके चलते हैं ना, कृपाण धारण करते हैं, तो एक परंपरा को दे दी गई, ठीक है आप छोटा मोटा कृपाण ले लिए, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप लहराना शुरू करेंगे और जान ले लेंगे किसी की, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला। तो उनका था कि भाई हमारी धार्मिक मान्यता है, तो उसमें उनको दे दिया गया। पता चला कोई धार्मिक मान्यता हमारी कट्टा लेके चलेंगे, तब तो उसको तो मना किया जाएगा कि नहीं आप नहीं करेंगे। लोक व्यवस्था के लिए जो खतरा हो, आप कोई आयोजन करेंगे बीच चौराहे पर जो है कि हम रामलीला का मंचन करेंगे, तो ये ठीक नहीं होगा, आप किनारे कीजिए कहीं जाके। दुर्गा पूजा का पंडाल बीच चौराहे पर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो लोक व्यवस्था, सदाचार को देखते हुए राज्य उस पर क्या कर सकती है? कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए कानून बना सकते हैं। ये अनुच्छेद 25 उनको रोकेगा नहीं। ठीक, तो ये इसीलिए कहा गया कि जैसे बताया कि राजकुमारी अमृत कौर ने जब इसका विरोध किया तो इसीलिए किया कि इसी 25 की आड़ में, इस मौलिक अधिकार के आड़ में बहुत सारी धर्म की जो कुप्रथाएं हैं वो शरण लेंगे और आगे बढ़ेंगे, उनको रोका नहीं जाएगा। तो कहा गया भाई इसके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। ठीक है, तो आप धर्म बदल सकते हैं, लेकिन क्या हो, लेकिन वो आपकी किससे हो? इच्छा से हो। क्लियर है? लिख लीजिए इसमें चाहे तो एक दो लाइन लिखिए। लोक व्यवस्था,
सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, कॉमा सदाचार और स्वास्थ्य पब्लिक ऑर्डर, कॉमा मोरालिटी एंड हेल्थ के आधार पर सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, मोरालिटी एंड हेल्थ ग्राउंड्स, कॉमा ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा, और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। इंटाइटल्ड टू, ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम of conscience and the right freely to profess, practice and propagate the religion। ठीक है, आचरण और प्रचार करने का समान अधिकार होगा या समान हक होगा। सिंपल सी बात कि बस वो क्या होना चाहिए, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, अनहेल्दी ना हो कंडीशन। ठीक है, तो आपको क्या दिया जाएगा, वो सारा हक है, लेकिन राज्य अगर कुछ ऐसा करता है, कोई कानून बनाता है, तो वो 25 उसको रोकेगी नहीं। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला अनुच्छेद है 26। तो जो अनुच्छेद 26 है आर्टिकल 26 क्या है? हाँ लिख लीजिए। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है? 26। तो राइट टू मैनेज रिलीजियस फेयर का मतलब क्या होता है कि जो भी धार्मिक संप्रदाय हैं, ठीक है, कि अलग अलग संप्रदाय होते हैं, तो उनको अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करना है, मैनेज करना है। मैनेज का मतलब कि वो अपने धार्मिक संप्रदाय के प्रमोशन के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए अपने धार्मिक समुदाय से जुड़े हुए नियम कानून बना सकते हैं, उनकी व्यवस्थाएं बना सकते हैं, उसके लिए अकाउंट्स खुलवा सकते हैं, खाते खुलवा सकते हैं, चल अचल संपत्ति बना सकते हैं। होता है ना, मठों की संपत्ति होती है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति होती है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं, जमीन मकान ले सकते हैं मठ के नाम पर, जंगम, तो वो क्रिएट कर सकते हैं। ये उनका क्या होगा, मौलिक अधिकार होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली धार्मिक समुदायों के लिए, संप्रदायों के लिए, निजी रूप से नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि हम अपना नया ही धर्म चला रहे हैं, हमारे लिए ये व्यवस्था है अलग है, हम नियम चलाएंगे, ये हम राज्य का नहीं मानेंगे, अपना चला, वैसा नहीं। ये बेसिकली किसी संप्रदाय के लिए, संप्रदाय में भी अलग अलग कई सारे उप संप्रदाय होते हैं ना, शैव धर्म में ढेर सारे होते हैं, तो सबके लिए अलग। तो ये बेसिकली किसी धार्मिक क्या है, संप्रदाय के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए ये 26 नंबर नहीं। समझ गए, लिख लीजिए। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, वही तीनों कंडीशन, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को, ठीक है, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन or any section, denomination
और एनी सेक्शन shall have the right डैश संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को डैश बना लीजिए, डैश बना के लिख लीजिए क्या क्या अधिकार होगा। पॉइंट 1 क्या क लिख लीजिए, क टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का। टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए, धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, संस्थाओं की स्थापना ठीक है, संस्थाओं की स्थापना और पोषण का। टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, ठीक, कॉमा लगाइए, फिर लिखिए ख। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या लिखे, धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का। ख लिखिए, अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंध करने का, अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंध करने का। टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैनर्स ऑफ रिलीजन, अपने धर्म विषयक कार्यों के अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का। टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का। फिर तीसरा पॉइंट लिखिएगा, टू ओन एंड एक्वायर जंगम और स्थावर, जंगम और स्थावर का मतलब चल अचल संपत्ति लिख लीजिए। जंगम मतलब मूवमेंट होता है, चल, और अचल मतलब फिक्स एसेट। जैसे जमीन मकान आपका क्या है, बोलते हैं ना अचल संपत्ति, अचल संपत्ति आपका खाता है, आपका अकाउंट, चल बोलते हैं ना चल अचल संपत्ति। तो शुद्ध हिंदी में संविधान में जंगम और स्थावर लिखा है, उसको चल अचल संपत्ति कर लीजिए, लिख लीजिए। चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का। टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का। अर्जन और स्वामित्व का मतलब आप एक्वायर कर सकते हैं, और स्वामित्व यानी आपका क्या है, मालिकाना है, जमीन मकान ले सकते हैं, मठ बना सकते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का। टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का। ये सारी बातें अनुच्छेदों में लिखी हुई है जो आपको बताया गया। आर्टिकल आप पढ़ते नहीं, कभी कभी पढ़ लिया कीजिए। टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का। फिर पांचों को घेर के लिखिए, अधिकार होगा। 5 है कि 4 है, 4। इनका क्या होगा, ऊपर क्या लिखे हैं, उसके ऊपर उसके किसी भाग को, ठीक, ये सबको, ये सब का क्या होगा, अधिकार होगा। समझ गए? यानी कि जो धार्मिक संप्रदाय या उसका अनुभाग है, ये चारों काम कर सकते हैं। कौन कौन से काम बताइए? संस्थाओं की स्थापना और पोषण, पोषण करने का मतलब बढ़ाना, ठीक। रिलीजियस मैटर्स को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। आगे, यानी चल अचल संपत्ति की क्या करना,
अर्जन और स्वामित्व, यानी उसकी कमाई भी करना और उसको अपना स्वामित्व दिखाना, और ऐसी संपत्ति का, समझ गए? तो ये किसके लिए है? संप्रदायों के लिए, इंडिविजुअल के लिए नहीं है। ये किसके लिए है? संप्रदायों के लिए व्यवस्था की गई। क्लियर हो गया? समझ गए? तो ये बात किस अनुच्छेद में कही गई? 26 कि ये आप कर सकते हैं, और ये करने का अधिकार आपको क्या है? मौलिक अधिकार है, इससे आपको वंचित नहीं किया जा सकता। और इसी पर कई सारे केसेस हुए, जो सबसे लास्ट में आपको बताएंगे केशवानंद भारती, तो वो इसी 26 को लेकर लड़ाई किया था उन्होंने। उन्हें अपने मठ का विस्तार करना था, सरकार करने नहीं दे रही थी, लड़ गए। और वो एक साधु ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी कि संविधान को एक नई दिशा दिखा दी। केशवानंद भारती केस में जब केस हुआ था, 24 अप्रैल 1973 को फैसला आया, 13 जजों की बेंच बैठी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, अब तक की सबसे बड़ी बेंच उसी में बैठी है। और लड़ाई यही थी, मठ की संपत्ति को बढ़ाना चाहते थे, सरकार नहीं बढ़ाने दे रही थी, बड़ी लड़ाई थी। खैर, वो आएगा मुद्दा। तो ध्यान रखिएगा, ये सब बेसिक चीजें डिटेल में आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप थोड़ा सा एक लाइन पढ़ के फिर छोड़ देते हैं। ये सारी चीजें जो आपको लिखवाए हैं, ये संविधान में लिखी हुई है, जो आपको आर्टिकल शेयर किया है, जिसे ज़्यादा देखें तो वो सब वही चीजें हैं। तो संविधान में क्योंकि लिखने वाले बड़े बड़े विद्वान लोग थे, तो उनकी भाषा बहुत क्लिष्ट, टिपिकल लैंग्वेज में उन्होंने लिखी, जंगम और स्थावर टाइप से। ठीक है, तो वो थोड़ा सा समझ के परे हो जाती है, लेकिन क्योंकि होता क्या है कि एक एक कॉमा डॉट पर केस हो जाते हैं, एक एक शब्दों पर खेल हो जाता है, कि कॉमा गलत जगह लग गया तो अर्थ गलत निकल जाता है, व्याख्या होगी, कोर्ट में जाएगा मामला। तो इसलिए बहुत सोच समझ के लिखा गया है कि कहीं से कुछ कोई कमी न रह जाए। इसलिए आपको पढ़ने में थोड़ा सा और लगेगा कि पता नहीं, जैसे नॉर्मल भाषा में जो हम लोग बोलते हैं, नॉर्मल जो कहानियां किससे हम लोग नॉर्मल किताबों में पढ़ते हैं, वैसा नहीं है। तो वैसा न रहने का रीजन है कि किताबों में तो व्याख्या अगर गलत हो भी गई तो क्या करना है, लेकिन यहाँ गलत हो गया तो फिर खेल पलट जाएगा पूरा, धर्म की पूरी व्याख्या बदल जाएगी, संविधान का मतलब बदलने लगेगा, कितने सारे केस होंगे, कितनों की जिंदगियां पलट जाएंगी। तो इसलिए एक एक डॉट डॉट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब पर ध्यान दिया गया है, कि एक शब्द चुन चुन के लिखे गए। ठीक है, वो लिखा इसलिए तो गया नहीं था कि आप लोग को एग्जाम में पढ़ना है, इसलिए थोड़ा आसान भाषा में लिखा जाए, और देश चलाने के लिए लिखा गया। तो उसमें कहीं कोई रह न जाए, कहीं कोई छूट न जाए, कहीं कोई ऐसी चीज न लिख दी जाए जो किसी और के हित में ना हो या किसी के लिए खराब हो। तो वो सब कुछ उसी में लिख पढ़ के एकदम क्लियर कर दिया गया कि भाई थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होगी, लेकिन ढंग से पढ़ गए तो आपको कुछ बचेगा नहीं इसके बाद। ठीक है, तो भाषा को लेकर बहुत परेशान ना हो। अगर आपको लगता है तो आप उसमें जो डिटेल में उपनिषद दिया हुआ है, ये सारी चीजें लिखी हुई है, अपने मन से हम नहीं लिखवा रहे संविधान में। तो इसीलिए भाषा थोड़ी सी टेढ़ी आपको लग रही होगी, लैंग्वेज, क्योंकि सामान्य किताब तो है नहीं, पूरा देश का किससे चल रहा है? संविधान से चल रहा है। तो सोच समझ के लिखा गया, सबको ध्यान में रखा गया है, जंगम सारे जितने भी संप्रदाय हैं, किसी के साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, चलिए बाकी 27 28 को हम लोग फिर कल देखा जाएगा, मिलते हैं कल हम लोग। ठीक है।